नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन मदरसा की और बंगाल के एसआईआर की और बिहार में जो आपाधापी हो रही है उनके चुनाव परिणामों के बाद उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वहाँ तो अब कैबिनेट भी हो गई है, गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास आ गया है, तो और भी मिर्ची लग रही है लोगों को। तो अवनीश जी से शुरू करेंगे। अवनीश जी, ये अब ऑपरेशन मदरसा जो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, ये कहाँ तक जा रहा है? जी सर, ऑपरेशन मदरसा चलाया नहीं जा रहा है। ऑपरेशन मदरसा लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। अगर आप ऑपरेशन मदरसा के पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में जो उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा के जिले थे, जिसमें महाराजगंज जिला आता है, उसमें तुलसीपुर, गोंडा और ये सारे इलाके, तो वहां पर चला। वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और ऐसे जितने भी अवैध मदरसे जो सरकारी जमीन पर तामीर किए गए थे, उनको बुलडोज किया गया। उनके कागज पत्र थे नहीं, तो उनको बुलडोज किया गया। बुलडोज करने के बाद जो उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, टीचर्स का वेरिफिकेशन उस दौर में नहीं हुआ था। वो जो पहला फेज था, वो अवैध जमीनों पर बने हुए मदरसे की अवैध प्रॉपर्टीज पे था। उसके बाद से भी जगह जगह पे अवैध जहां भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो ज्यादातर अब उसको मदरसे की कार्रवाई आप इसलिए नंबर्स में आ जाते हैं क्योंकि ये मदरसे ज्यादातर सरकारी जमीनों पर बने हैं या ग्राम पंचायतों की जमीन पर बने हैं, टाउन एरिया या नगर पालिका की जमीन पर बने हैं, कहीं कहीं पार्क कब्जा करके बने हुए हैं, लोगों के प्राइवेट पर्सनल खेत वहां तक पे बने हुए। सिद्धार्थनगर में ऐसे 4 मदरसे खेतों में बने हुए थे लोगों के, वो ग्राम पंचायत की जमीन पे भी नहीं थे, काश्तकारी की जमीन पे थे। तो उन सबको बुलडोज करके और जो उनमें स्वामित्व की भूमि थी, उनको एक्चुअल जो काश्तकार थे उनको वापस किया। अब उसके बाद है क्या कि कोई भी घटना, अब जिस मदरसा ऑपरेशन मदरसा की आप बात कर रहे हैं, वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद और अल फला का आप इसे आफ्टर इफेक्ट कहिए, उसके बाद एक बार फिर मदरसों की जो एक प्रॉपर लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के पास ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली उसका वेरिफिकेशन करना चाहते थे और इसके लिए जो समाज कल्याण अधिकारी जिले में होता है, उसके जरिए एक प्रॉपर शासन के पास उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उन मदरसों की एक प्रॉपर लिस्ट है। अब उसमें अवैध इंक्रोचमेंट वाली जांच चल रही थी, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब केवल अवैध मदरसों के फिजिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जांच नहीं, उसका दायरा बढ़ गया है। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि अब जो चल रहा है ऑपरेशन मदरसा, उसमें बच्चे कितने रजिस्टर्ड हैं, वो बच्चे किन पृष्ठभूमि से आते हैं, किन जिलों से आते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स कौन हैं, मदरसों को आने वाली फंडिंग कहाँ से आ रही है, और उसी के साथ मदरसों के जो मैनेजमेंट हैं, इनकी भी बड़ी सूक्ष्मता से जांच चल रही है। अभी जो शुरुआत हुई है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, उसके बाद बांदा से ये शुरुआत हुई है। और बांदा इसलिए शुरुआत हुई है क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जो सूचनाएं जुटा के शासन को भेजी थी, वो पहले प्रथम दृष्टया आप कह सकते हैं कि वो डाउटफुल थी। और चूंकि हाई अलर्ट पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो मदरसों की सघन जांच ये शुरू किया गया। अब इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन बच्चों का, और ये पाया गया है कि बांदा जिले में जितने भी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, इन सारे मदरसों को पहले चिट्ठी लिखी गई, शिक्षकों की पूरी प्रोफाइल मांगी गई, पहचान संबंधी उनके दस्तावेज मांगे गए कि वो पहचान कहाँ के हैं, उनके आधार भेजो, उनके नागरिकता संबंधी पेपर भेजो, मदरसा संचालन से जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल है, ये भेजो, अगर तुमने नगद में लिया है तो किनसे लिया है वो भेजो। इस तरीके से ये बांदा से बड़े रैपिड तरीके से शुरू हुआ है और इसका अभी अलग अलग जिलों से चित्रकूट मंडल में आता है बांदा, तो वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद ये सिलसिला कानपुर तक आया पहुंचा है। कानपुर के बाद अवध में, लखनऊ, सीतापुर, इधर बहराइच की तरफ का जो सीमावर्ती नेपाल का इलाका है वहां पहुंचा है,
और संभल वगैरह होते हुए ये पूरा अब पूर्वांचल में इसका अगला फेज संभवतः अगले हफ्ते से, जो ये मंडे या ट्यूसडे जो शुरू होगा, उससे फिर ये पूर्वांचल की तरफ आएगा, जिसमें बढ़नी, सिद्धार्थनगर, गोंडा, तुलसीपुर, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर अवैध मदरसों और उन मदरसों में से अवैध एक्टिविटीज के संचालन की एक पुरानी पृष्ठभूमि रही है। और अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसमें केवल एड ऑन हुआ है। बच्चे जैसे आप बांदा में ही सोचिए, आप बांदा में तेलंगाना के बच्चे हैं, बांदा में आंध्र प्रदेश अच्छा के बच्चे हैं। जी अच्छा। हाँ, अभी एक जिले की सैंपलिंग मैं आपको बता रहा हूं, बांदा जिले में जितना वहां के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने लिस्ट सौंपी है, उस लिस्ट में बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं वहां पर पढ़ रहे हैं, वो कर्नाटका से बच्चे हैं, वहां आंध्रा से बच्चे हैं, तेलंगाना से बच्चे हैं, असम से बच्चे हैं, तो बंगाल से हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी बड़ी आबादी है इनकी, और बच्चे इनके वहां से निकल के आ रहे हैं। और यहां तक भी बात आई है कि कानपुर के तरफ वहां जो अरबिया मदरसे चल रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर से भी बच्चे अभी आए हैं। तो ये रिकॉर्ड धीरे धीरे आ रहा है, ये पूर्वांचल की तरफ भी आएगा। और इसके बाद जो अगला फेज होगा, उसमें जिलेवार ये वेस्ट यूपी की तरफ से भी जाएगा। तो बच्चों की उपस्थिति कहाँ कहाँ से है, फंडिंग कहाँ कहाँ से है, उन बच्चों का आधार, उन बच्चों की आइडेंटिटी, उन बच्चों के गार्जियंस की आइडेंटिटी, यहाँ तक रिकॉर्ड अपडेट करना है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को। हर जिले के बांदा जो जनपद है उससे शुरुआत हो गई है, यानी चित्रकूट मंडल से शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ये कानपुर रीजन में आएगा और बाकी जगह होगा। फंडिंग के सोर्स भी, और इस बार कैश को भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ये ज्यादातर इनके जब प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होता है, पता चलता है साहब की करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी है, और फंडिंग एक कागज में दिखाते हैं कि 10 लाख की फंडिंग मिली है। 10 लाख की फंडिंग, और बाकी पूछा जाता है जब इनसे कि मौलाना ये बता दो, ये करोड़ों की बिल्डिंग, इसमें तुमने जो है वो मोज़ैक लगा रखा है, मार्बल लगा रखा है, ये सब कहाँ से आया? बोले साहब ये ज़कात के पैसे से आते हैं, कैश। कैश का रजिस्टर रखने का प्रावधान है। आप कैश में भी अगर मदरसा चंदा लेते हैं तो उनको, और सिर्फ मदरसा नहीं सर, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी उनके यहाँ एक एनजीओ काम करती है। मदरसा बोर्ड में वो मदरसे के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है। तो इसलिए कैश भी आपको कहाँ से मिला है, इसके भी आपको आर्थिक स्रोत बताने हैं। और संचालकों पर, मैनेजमेंट पर विशेष स्नेह है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, कि भैया जो इसको संचालित कर रहे हैं आपका रिकॉर्ड क्या है। और यहां तक कि थानों से भी उनके बारे में रिकॉर्ड लिया जा रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि रेवेन्यू में इनके पास कितनी जमीनें हैं, कितने, कोई रेवेन्यू के मुकदमे तो नहीं इनके ऊपर चल रहे हैं, कोई अवैध कब्जे का मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से बच्चे से लेके, चपरासी से लेके, हाकिम, तालिब, हाफिज और इन सारे स्टाफ से लेके मैनेजमेंट तक की ये सघन जांच चल रही है। और बांदा से अकेले इसकी जो बोहनी हुई है, उसी में आप सोचिए तेलंगाना, आंध्रा, असम, बंगाल, कर्नाटका से बच्चे आ रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छा फिल्टर है, जिस फिल्टर से बहुत सारी चीजें अभी आएंगी। और इसकी जो समय सीमा है वो मात्र 45 दिन योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है। संख्या बताने से लेके, इंफॉर्मेशन देने से लेके, फिजिकल वेरिफिकेशन तक को कंप्लीट किए जाने का ये 45 डेज का है। बहुत सारे लोगों को ये समय ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीट फाइन फिल्टर उत्तर प्रदेश की जमीन पर रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, वैध, अवैध सभी तरह के मदरसों की एक फुल स्क्रीनिंग है। जी सर। जी बाबा रामदास जी, देर आयत दुरुस्त आयत, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, मैं वो मिर्जा गालिब का जो शेर है ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। सर ये दीज आर स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स इन जिहादियों का। ये चूम के पुचकार के छोड़ देने से इनको कुछ नहीं होगा सर। इनका इलाज सिर्फ एक है, वो बहुत पहले 1924 में तुर्की में कमाल अतातुर्क सारी दुनिया को दिखा गए हैं। अब हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, ये हमारा फेलियर है सर। ये लात के भूत हैं, ये बात से नहीं मानेंगे। एक बात बताइए, अमेरिका जब पकड़ता है वो दीवार कूदने वालों को, तो उनके
पैर में एक छल्ला पहना देता है कि साले छल्ला उतारेगा नहीं, और कहां जाएगा, कहां जाता है, क्या करता है, कहां सोता है, कहां कमाता है, कहां घूमता है, सबकी ट्रैकिंग हम करेंगे। सर इनके पैर में छल्ला पहनाने की जरूरत है। ये कोई, सर एक बात बताओ, मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। अरे भैया, जब तक हम रहेगा एक हाथ में, दूसरे हाथ वाला कंप्यूटर भी सिर्फ बम बनाने के काम ही आएगा। इनकी सबकी सर्च हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये सिवाय बम बना, खाद से बम कैसे बनाना है, घरेलू चीजों से बम कैसे बनाना है, सिर्फ यही सर्च करते हैं। इनको आप पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना के कर लीजिए, आप डॉक्टर बना देंगे, वो एनेस्थीसिया से कैसे मारना है, कौन सी दवाई मारने में काम आएगी, अपने मरीज को कैसे ट्रक दे दीजिए इनके हाथ में तो भला कुचल के कैसे मारना है। जो चीज आप इनके हाथ में दे देंगे उसको ये हथियार बना लेंगे। और सर कितने इंसिडेंट्स चाहिए आपको, देख तो लिया डॉक्टर, वो कहते हैं क्या नाम, हेमंता विश्व शर्मा, हम मदरसा नहीं चलने देगा, हम डॉक्टर बनाएगा। अरे साले डॉक्टर बन के भी जिहादी बन गया, मदरसे में पढ़ता तो भी जिहादी बनता, डॉक्टर बन गया तो भी जिहादी बन गया, अब क्या बनाओगे। सर इसका सबसे सरल उपाय कमाल अतातुर्क दे गए थे कि तुर्क अरबिक इस्लाम नहीं चाहिए, अरबिक लिपि नहीं चाहिए, अरबिक भाषा नहीं चाहिए, अरबिक अजान नहीं चाहिए, अरबिक पहनावा नहीं चाहिए, अरबिक खान पान नहीं चाहिए, पूरे देश में बुर्का नहीं चाहिए, कुछ लाल दाढ़ी नहीं चाहिए, बिना मोछ वाली दाढ़ी नहीं चाहिए, छोटे भाई का पजामा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आदमी बन के रहो, इंसान की तरह रहो। सर जब तक पूरी दुनिया, सर वो आखिर पोलियो का वायरस जब उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही, तो अगर एक भी वायरस पूरी दुनिया में बच गया, एक भी कैरियर अगर बच गया तो पूरी दुनिया को फिर लपेट लेगा। इसलिए उस अंतिम कैरियर को भी शुद्ध करना है। सर ये जो जिहाद का जो वायरस है, ये अगर एक में भी बच गया, एक बात बताइए ना, चलिए कमाल अतातुर्क ने क्या उखाड़ लिया, पूरे तुर्की को बना लिया, अर्दोगान जैसा फिर आया, उसने फिर शुरू कर दिया, आज फिर तुर्की में जो है वही पुराना ठर्रा। 100 साल बाद भी वायरस मरा नहीं ना, अंत में तुर्की में भी तो अर्दोगान आके वापस जिंदा कर दिया। सर इसका ये जो बाबा जी कर रहे हैं या जो मोदी जी कर रहे हैं, ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं। इस वायरस का पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इनका सिर्फ मदरसा नहीं, इनको सर जड़ पे, इनकी जो जड़ है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा, उसको जो प्रीच करने वाले लोग हैं, आखिर कौन लोग, सर एक बात बताइए ना, 16 साल तक पढ़ाई करता रहा, 18 साल तक MBBS MD कर दिया, सब कुछ कर दिया, 40 साल का संस्कार, एक मौलाना आया सिर्फ 3 महीने में रेडिकलाइज करके चला गया, 40 साल का संस्कार 3 महीने में धुल गया। क्या करेंगे आप। आखिर ये भी तो सोचने की बात है कि इतने सारे डॉक्टर्स को एक आदमी ने कैसे रेडिकलाइज कर लिया। देखिए ऐसा है कि ये 40 साल का संस्कार नहीं, तो संस्कार तो शुरू से ही जो है वो रहता है, खाली उसको आके जागृत किया जाता है, उसको जागृत करना होता है। वो होता है ना, ईस्ट जो है वो सूखा हुआ भी जिंदा रहता है, गर्म पानी में जैसे ही डाल दो एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा गुनगुने पानी में ईस्ट 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर एक्टिव हो जाता है वो। तो ये तो वो है, वो वाला बैक्टीरिया है, जहां मौका पाएगा, जैसे ही मौका पाएगा तुरंत एक्टिवेट होके काम करना शुरू। तो सर ये सिर्फ लेकिन मदरसा साहब की आप मदरसों को पूरी तरह से बंद कैसे करेंगे?
हेमंत बिश्व शर्मा तो कहते हैं कि हमने बंद कर दिया, वाकई बंद किया क्या? सिर्फ मदरसा नहीं सर, ये हर चीज इनको बोले नो, यू हैव गॉट नो राइट टू डू एनीथिंग, नो राइट टू प्रे, नथिंग, कुछ नहीं, ये कोई हमारे नहीं। ये हमारे संविधान करना में कैसे पड़ेगा हो सर, पाएगा? सर उपाय नहीं। इसीलिए तो बोल रहे हैं ये ऐसा पोलियो का वायरस है जो फिर कभी आप इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे, ये फिर जो है वो सिर उठा लेगा, फिर आप थोड़ा सा कंट्रोल अवनीश करेंगे, जी कुछ कह रहे हैं, उठा देगा। अवनीश जी कुछ कह रहे हैं। जी नहीं देखिए, बाबा जी जो कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए 30-35 करोड़ को कौन से हिंद और अरे प्रशांत महासागर या अरब महासागर में आप डाल साहब देंगे? ऐसा है, प्लीज इनके नंबर कम से कम हमें तो नहीं बढ़ाने चाहिए, जो नंबर हैं वही रखें। हाँ ठीक है, हाँ मतलब एक बात मैं 15-20 और करोड़ बता को दूं, ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितने नंबर इनके बताए जाते हैं ये कम करके बताते हैं। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अपने नंबर कम करके बताए हों, ये हमेशा बढ़ा के बताते हैं। प्रवृत्ति तो यही है सर, ये निश्चित प्रवृत्ति इस क्या बात है, से ये सब। एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसका आप मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने स्वयं जनगणना करवाई है एज डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, और इस फर्जीवाड़े को पकड़ा है जिसमें ये अपने इन्फ्लेट करवा रहे थे, और पता किया इसमें कि इनको ऊपर से निर्देश आए थे इनके मौलवियों से कि सब घर में एक एक बच्चा बढ़ा दो। और 2011 का जो कश्मीर में जो सेंसस हुआ है उसके बारे में पता कर लीजिए, पूरी तरह ये से भी एक फर्जीवाड़े का सेंसस रणनीति है इनकी। करके कश्मीर का बढ़ा दिया, जम्मू का कम कर दिया, और उसके विरोध में सारी पार्टियां, कांग्रेस इंक्लूडेड, सर सारी पार्टियों ने किया। सर तो इसलिए कृपया ये 30-35 वाला तो आप वापस लें। पंजाब में भी मैं समझ गया। अधिकतम आंकड़ों से 20 है और सही में 20 से कम है। कम है, ठीक है, ये भी इनकी एक पंजाब में भी रणनीति है बढ़ा के बाबा जी। बताई जाती है, पंजाब में भी सरदार जी लोग की जनसंख्या भी जानबूझ के बढ़ा के बताई जाती है, असल में बहुत कम है। ठीक है, ये भी एक नहीं ये मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि ये भी इनकी एक रणनीति है जिसके तहत ये बढ़ाते हैं, और गलती से हम लोगों के मुंह से भी वो चीज निकल जाती है। तो हम लोगों में मेरा ये धारणा भर दी गई है कि साहब ये अपनी जनसंख्या छुपाते हैं। तेजी से बढ़ रहा है। ये कौन सी चीज अपनी छुपाते हैं? हर चीज तो खुले में आके चौड़े में आके बोलते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो छुपाते हैं, बताइए। बिल्कुल मेरा इस संदर्भ में बाबा जी के जो मैं कहना चाह रहा था, इसमें ऐड करना चाह रहा था, बाबा जी जो कह रहे हैं कि नहीं साहब इनको जड़ पर, साहब ये बताइए उत्तर प्रदेश के अगर इसी ऑपरेशन मदरसा को ले लें तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा में ये जो अभी एक साथ शुरू हुआ है, कुल आप देखिए तो करीब 26,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें करीब 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 8,500 के आसपास अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा, मैंने जब कहा कि पहले ही ये काम शुरू हो चुका था, तो ये काम एटीएस ने बाकायदे इसकी जांच शुरू की थी, और 26 के 26,000 मदरसों की ये सारी फिजिकल वेरिफिकेशन एटीएस पहले से ही कर रही थी। ये जो दिल्ली वाला ब्लास्ट हुआ है इसके बाद अब क्या क्या इसमें ऐड कर लिया, इसमें ऐड कर लिया कि बच्चा कहाँ से है ये बता दो, उसके गार्जियन का फोन नंबर दे दो, मौलाना जो पढ़ा रहा है उसका नंबर दे दो, उसका सारा पेपर दे दो, जो चला रहा है उसका सारा पेपर दे दो। बाबा जी आप जो कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि वो 40 साल में की मेहनत के बाद जो है शराफत के बाद या सो कॉल्ड शराफत के बाद एक मौलाना आता है, 3 महीने में कान फूंक देता है और वो बम बन के उड़ जाता है। साहब यही मदरसे वो फैक्ट्रियां हैं जो इनको तैयार करती हैं। अभी सर ने नाम लिया हेमंता बिश्व शर्मा का, फिजिकली वहां भी सारे मदरसे अभी बंद नहीं हुए हैं, ये हकीकत है। मदरसों में उनको स्कूल के रूप में कन्वर्ट करने की वो प्रयास कर रहे हैं हेमंता, लेकिन वहां पर भी मदरसा बोर्ड है, वो मर्ज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां भी खिलाफत है, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि मदरसों में अगर एक एक एलिमेंट का पढ़ाने वाले से लेके, चलाने वाले से लेके और पढ़ने वाले तक ये वही आतंक की नर्सरी है, तो अगर वहां आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये पैदा तो वहीं होते हैं। इस तरीके से आप जो है
जड़ पे ही काम कर रहे हैं, वहीं से इनके एक एक वेयर अबाउट का पता रखिए, कौन है कहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सोचिए 26,000 मदरसों में अगर इस तरह से एटीएस, भाई ये काम एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जा सकता था, नहीं दिया। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को दिया जा सकता था, नहीं दिया। समाज कल्याण अधिकारी को दिया जा सकता था, नहीं दिया। इसको सीधे सीधे एटीएस को दिया है, और एटीएस कोऑर्डिनेट कर रही है अल्पसंख्यक मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार से। अल्पसंख्यक मंत्री के यहाँ एक स्क्वाड बनाया गया है अलग से, जो एटीएस के साथ काम कर रहा है। तो योगी मॉडल जो ये मदरसे का कर रहे हैं, सच बात है, आप सारे मदरसे को बंद करना, ये कम से कम अभी भारत में संभव नहीं है। तो अगर जब कभी संभव होगा, सुनने में बड़ी अच्छी बात रखती हैं कि सबको पटक के मार दो, सबको हाथ पैर तोड़ दो, चाइना की तरह डिटेंशन कैंप में डाल दो, लेकिन हमको जो अभी हमारे पास व्यवस्था है, हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते ना बाबा जी, कि जब वो एक दिन आएगा और जब हमारे यहाँ अतातुर्क कोई आएगा तब वो ये काम करेगा। लेकिन अभी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, जो विकल्प हैं, उसके तहत ये एक बेस्ट तरीका है जो उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है। 26 के 26,000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, एक एक बच्चे का नंबर, एक एक मौलाना का नंबर, आप वहां से, और एटीएस जैसी एक ऐसी संस्था जिसका किसी आम विभाग से ताल्लुक नहीं है। एटीएस एक एजेंसी है, वो डेडिकेटेड एजेंसी है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि एटीएस में एक विंग बना दे, मदरसा विंग बना दें, ये परमानेंट ये काम करे, वही रिकॉर्ड रखे, और अल्पसंख्यक विभाग से अपना लेना देना करे। अल्पसंख्यक विभाग एक बजट दे, जिस तरीके से दूसरे विभाग पुलिसों की सेवा लेते हैं तो पैसा देते हैं, चुनाव आयोग लेता है तो पैसा देता है, उसी तरीके से इनका यहाँ भी हो जाए कि भाई अल्पसंख्यक, इनके मंत्रालय को जो पैसा दिया जाता है तो इनके कल्याण के लिए दिया जाता है ना। तो इनके कल्याण में तो ये भी है कि ये बम बांध के फूटने वाले ना बने। तो अल्पसंख्यक बजट जो है उसी बजट में से ये एलोकेट होना चाहिए, और इसको अब परमानेंट व्यवस्था एक बना के रखनी चाहिए कि हर शैक्षणिक और कैलेंडर ईयर में इनका इस तरीके से वेरिफिकेशन हो। पढ़ने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं उसका भी वेयर अबाउट रखा जाए। तो आप एक तरह से ऐसे विजिलेंट रह के इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और तब संभवतः ऐसे मौलानाओं, ऐसी जहनियत में कमी आएगी जो जाके कान फूंक देते हैं, एमबीबीएस वाले को सिखा देते हैं कि तुम बम बन के फूट जाओ, या कहीं भी हो। जैसे आपने कहा कि अभी क्या हुआ है, रेल एक्सीडेंट्स का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें सीधे सीधे निकल के भी आया था, पकड़ में भी आए। तो ये निश्चित तौर पर ये कभी रोडवेज के अगर ये कर्मचारी बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, तो वो भी वो काम कर देंगे, रेल में रहेंगे तो ये काम कर देंगे। तो ये एक जहनियत है। इस जहनियत को रोकने के लिए मुझे लगता है कि आतंक की ये जो नर्सरी है मदरसे, यहाँ से काम जो ये शुरू हुआ है, इसको केवल ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेशन आपने 15 दिन का चला लिया, इसके बाद खत्म कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि इसको अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में से परमानेंट एक व्यवस्था कीजिए। एटीएस को आपने सौंपा है बाबा जी, इसी को सौंपे रहने दीजिए। मैं बाबा जी का मतलब मैं योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा हूं। तो ये आप कर सकते हैं, और यही आप अभी करने की आपकी जो एक फ्रेमवर्क है वो भी आपके पास है। आप उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते कि भारत में एक अतातुर्क आएगा। अभी जो हमने व्यवस्था चुन रखी है सर, 11 साल सरकार चलाने में और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में नीचे का पसीना ऊपर आ गया है। 24 में अभी आपने देख लिया क्या हुआ। तो अभी बहुत सारा एक समय चाहिए, और निश्चित तौर पर एक लंबा फ्रेमवर्क जब तैयार होगा तो धीरे 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 ये चीजें आएंगी। और फिर कभी कोई अतातुर्क अगर यहाँ पर आया, हम कहते हैं कि अगर हमारे गाय वाले ही सर दिल्ली पहुंच गए, तो जो यहाँ कर रहे हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में, वो कल को पूरे देश में होगा। तो एक परमानेंट व्यवस्था बनेगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता की निरंतरता इसके लिए आवश्यक है। अचानक 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 साल की एक सत्ता, 2 सत्ता में काम नहीं हो सकता। मेरा इतना ही निवेदन था सर। जी बाबा जी, आप कुछ कहेंगे अवनीश जी की बात पे? सर बात यह है कि कुछ काम जो है उनके लिए जो इंटेंसिटी चाहिए होती है, अगर उस इंटेंसिटी से, उस स्पीड से न किए जाएं तो नहीं हो सकता। तब आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं तो हमेशा सर, मैं एक बात जानता हूं, जिस काम के लिए तलवार चाहिए वहां तलवार चलानी पड़ेगी, जहां सुई चाहिए वहां सुई से काम चलेगा। और ये ध्यान रखिए कि इनका जो मूल स्रोत है उस पे वार करने की ना तो कोई सरकार, ना कोई सिस्टम
हिम्मत कर पा रही है। और जब मूल पे ही काम नहीं हो रहा तो सर बाद में तो आप सफाई करते रहिए, कितनी सफाई करेंगे। आपने एकदम सही कहा कि ठीक है, जब तक भैया हमारे देश में कोई कमाल आता तो आएगा, तब तक इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए अभी जो लोग हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। सर ये बड़ी, मैं ये मानता हूं कि ये, इससे हम बस काम चलाओ सुपरफिशियल रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। और मैं एक बात बताऊं, यूएस में ये बोला गया कि पता नहीं कितने मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स और एलियंस हैं, उनको कैसे सरकार निकालेगी, इतना खर्चा आ रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सरकार ऐसी नीतियां बना देगी, सरकार ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगी कि ये अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे, वो अमेरिका में जो एलियंस हैं। सर अभी मैं और संजय सर ने हमने परसों एक वीडियो किया है, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो 1 सितंबर से लागू हुआ है, उसमें किसी विदेशी को देश में घुसाना इतना रिस्की काम हो गया है कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो 5 साल की जेल हो जाएगी, 10 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा। यदि आपने किसी विदेशी को भारत में छुपाने का काम किया, उसको घर में घुसाने का इंतजाम किया, या उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की, या चाहे जैसे भी की, या उसको फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की। सर इसी तरह ये जितने लोग ये कर रहे हैं, ये जो जिहादी कौम है, इसके लिए सर्वाइवल मुश्किल बनाना पड़ेगा कि नहीं यार, इस समाज में तो हम इस तरीके से सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर हमने अपनी हरकतें न छोड़ी तो। और वो कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे सर कि अगर आपने ये काम किए, और सर फिर वही बात है कि थोड़ा सा, मैंने कहा ना, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज हार्मफुल। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो इनके समूल नाश का, समूल जड़ से सफाई का मैनिफेस्टो में प्रोग्राम देगी। हमको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में ये प्रोग्राम डलवाने पड़ेंगे। हालांकि रास्ता वही आपके ईवीएम से ही निकलेगा, परंतु सर ये करना पड़ेगा। जो बहुसंख्यक समाज है उनको इन पॉलिटिकल पार्टी से जबरदस्ती ये काम करवाने पड़ेंगे कि इनको सुधारो, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे। यूरोप में क्या हाल किया है इन्होंने, पूरा यूरोप आज इनसे त्रस्त है। और यूरोप में तो जो यूरोप की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो वोक हो गई पूरी, उनके अंदर लड़ने का मादा ही नहीं बचा, उन्होंने लड़ाकू अपने घर में भर लिए हैं। इससे पहले कि हमारे देश में ये स्थिति आ जाए सर, हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। इन अरेंजमेंट से काम नहीं चलेगा, कानून बना के इनको रोकना पड़ेगा। अब ये चूंकि आपने कहा कि साहब की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें लोग जो है वो अपने आप दूर भागते हैं, तो वो परिस्थितियां इस समय पश्चिम बंगाल में दिख रही है ना। आपके जो एसआईआर का कार्यक्रम जब से आरंभ हुआ है, तो एक बिल्कुल जिसको कह रहे हैं ना कि पानी जो है वो सही दिशा में बहने लगा है, सर मैं करीब बंगाल से इंटरप्ट कर बांग्लादेश रहा की हूं ओर। सर, संजय सर, आज सरकार एक नियम बना दे कि अगर किसी ने किसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपने घर में मेड का भी काम दिया, या अपने किसी दुकान में एम्प्लॉय किया, या अपना मकान किराए पे दिया, तो अगर पकड़े गए तो बेटा इतने सजा और इतना जुर्माना होगा। आप ये करके देखिए, लोग खुद ही सरेंडर करने लग जाएंगे, कहने भैया बांग्लादेशी रोहिंग्या हम नहीं रखेंगे। अरे ये तो है ना पहले से ही, उसको सख्ती से लागू नहीं कर रहे ना ये सर, कर सख्ती तो से रहे हैं, यूपी मॉडल किसी लागू करिए। सरकार ने देखिए, इस अच्छा नियम ये को बताइए सख्ती से लागू नहीं किया। सर, ये बताइए, मदरसे के वेरिफिकेशन का नियम कोई गैर कानूनी रूप से कर रहे हैं क्या योगी जी? ये नियम है, वेरिफिकेशन होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी को ये करना चाहिए था, नहीं करता है तो बाबा को एटीएस लगाना पड़ा। कोई नया सर कानून अभी थोड़ी ना बनाया, केवल सीधे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, और सीधे कौन कौन सी सीधे अदालत ढाह रोक ली? देना। सर बुलडोजर लगाइए, ढाह दिया, नहीं चलेगा मदरसा, बात खत्म। नो क्या मदरसा बात कर इन रहे हैं? इंडिया, बात खत्म। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, नो मदरसा इन इंडिया, फिर सर यही करना पड़ेगा, इसके हम अलावा वेरिफिकेशन से कुछ नहीं होना है।
मदरसा नहीं चलेगा इस देश में, खत्म बात। यहां सर कर, और इसके लिए कोई भी आप एक काम करिए ना, आप आप एक मुझे वो सरकार, रास्ता बता दिए सर। रुकिए रुकिए, बाबा जी एक बड़ी कानून बना विनम्रता दीजिए, से, एक एक सेकंड, मिनट, एक एक सेकंड। कानून बना दीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी लाए अपने मैनिफेस्टो में कि ठीक है हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से मदरसे बनाएंगे इस देश में, आप बना के ढा दीजिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डलवा लीजिए। कोई नहीं लिखेगा कि मैं वापस मदरसे बनाऊंगा। इसी सरकार ने क्यों नहीं बोल कांग्रेस दिया कि मैं राम मंदिर, कांग्रेस के लोग एक तो मिनट बोल रहे किसी हैं से बुलवा बाबरी दीजिए मस्जिद कि वापस मैं राम बनाएंगे। मंदिर तोड़ के वापस बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। है क्यों? कोई माइकल लाल है जो लिख दे कि मैं राम मंदिर तोड़ कांग्रेस ने के कहा, वापस बाबरी मस्जिद वहीं खड़ी करूंगा? कोई कांग्रेस पॉलिटिकल के पार्टी कितने नेताओं करेगी ने, ये वादा? नहीं करेगी। अरे कांग्रेस के कितने नेताओं ने कहा था, नरसिम्हा राव ने कह दिया था कि बनवाएंगे, इसीलिए तो ये हाल है उनका। और अभी अभी टीएमसी का एक नेता जो है वो आपके शायद मालदा में एक बाबरी मस्जिद बनवा भी रहा है, बाबरी मस्जिद के नाम बनवा भी से। रहा है। और नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद के, अयोध्या जी में वहीं पे ना नया ना ना, राम मंदिर जहां एक, ओरिजिनली खड़ी, जहां नहीं ओरिजिनली नहीं खड़ी। नहीं नहीं नहीं, वो मालदा में बनवा रहा है। और मजे की बात यह है कि अयोध्या के सर्किल के बाहर बाराबंकी की तरफ जहां जमीन मिली है, वहां पर केवल एक फ्लैक्स का बोर्ड लगा है। अभी आरिफ जाकी आए थे तो मैं उनके साथ गया था वहां पे, पिछले साल, पिछले इसमें रामनवमी से पहले। तो वहां हमने पूछा कि भैया यहाँ कुछ बनना वनना है, तो बोले नहीं, मॉडल एक बड़ा सा लगा हुआ है वहां पे फ्लैक्स में, वो फ्लैक्स भी अब फट उठ रहा है, वहां कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लोकल नहीं लोगों वो का तो वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं। लोकल का भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके दूसरा भी है ना वो कि वो भी खैर बड़े मजेदार किस्सा है, वो भी योगी जी ही कर सकते थे। देखिए मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ कि ये जो ओरिजिनल जो ऑर्डर था कोर्ट का, वो क्या कहता था? वो कहता था कि साहब कि अयोध्या में किसी प्रोमिनेंट स्थान पर ये बाबरी मस्जिद को अलॉट किया जाए। उस समय अयोध्या केवल एक टाउन था, टाउन एरिया था या दायरा, म्युनिसिपैलिटी थी? टाउन एरिया था, उन्होंने उसको जिला घोषित करके जिले का दायरा हाँ। बढ़ा दिया, प्रोमिनेंट में आ गया और वहां पर दे दी जमीन। ये रास्ता और निकाला बाबा जी ने। और एडीए मतलब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी दायरा बढ़ा दिया। दायरा बढ़ा दिया, अब वो एडीए के अंदर आता है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले अप्रूव कराओ, वो अप्रूवल सुप्रीम हो नहीं कोर्ट रहा है। कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, तो रास्ते हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाबा जी देखिए। हाँ, लोगों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तक केवल 80 लाख रुपए जमा हुए और 500 करोड़ का प्लान है। वहां कोई बात नहीं करना चाहता सर। वो एक वहां इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के बगल से वो जमीन जाती है, और तिकोनी एक तो जमीन है वो, अगर वास्तु दोष के हिसाब से भी बाबा जी ने, मतलब रेवन्यू के लोगों को, हमको लगता है कि बाबा जी का टेस्ट भी पता है, तो वो जमीन भी ऐसी निकाली कि वो मतलब टेढ़ा टेढ़ी इस टाइप की जमीन है। हम गए थे वहां पे, तो हम्म। वहां लोग बात भी नहीं करना चाहते उसके बारे में बहुत ज्यादा। और जो अभी हमारे पास उपाय मौजूद हैं, उस उपाय में कोई नया कानून नहीं बनाया है बाबा जी ने, न किसी नए कानून की जरूरत है। इनका काम बहुत अच्छी तरीके से मौजूदा कानून के फ्रेमवर्क में लगाया जा सकता है। आप मुझे ये बताइए, बाबा जी बुलडोजर चला के कैसे ढहा देते हैं, और एक स्टे नहीं हासिल अरे होता है। आज देखिए कल बल्कि कल फेयरवेल स्पीच में अपने हमारे सीजेआई गड़बड़ी। साहब ने फिर से कहा, सीजेआई साहब ने फिर से दोहराया कि वो बुलडोजर वाला जो फैसला था, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। अब आप ये बताइए कि बुलडोजर वाला फैसला तो हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पहले से ज़्यादा बुलडोजर चल रहे हैं। वो फैसला भी क्या था सर? गाइडलाइन बनानी पड़ी, पूरे भारत में बुलडोजर चलने का रास्ता खोलना पड़ा, यही फैसला था उनको। पता नहीं किस बात से वो आत्ममुग्ध हैं कि कौन सा फैसला उन्होंने दे दिया। आखिर उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता ने खोल दिया गाइडलाइन बल्कि 7 पेज की बनाई ना। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन, सड़क, नदी, नाला, तालाब और आपके रेवेन्यू की ज़मीनें, रेलवे की ज़मीनें, रेलवे की, ग्राम इन समाज पर की, आपको बुलडोज़र चलाने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है और 99% ज़मीनें ऐसी ही हैं। इसी पे है। नहीं, इसके अलावा एक रास्ता और बाबा जी ने खोजा है ना सर। जो ये अपराधी होते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह का बमबाज करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, जो माफियाज हैं, तो उनके घर, जो माफिया है तो वो घर तो नक्शे के हिसाब से बनाएगा नहीं। और जब अगर नक्शे के हिसाब से घर बनेगा नहीं, तो फिर बुलडोजर तो सर, अगर नक्शा पास नहीं हो तो वो तो घर भी अब्दुल का गिरता ही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास सारे रास्ता मौजूदा कानून के तहत हैं, और बाबा जी कई केस में
मैं कहता हूं जो अवैध प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर तो चलाते ही हैं। अब कैसे किसी अपराधी का मकान गिर जाता है, मकान उसके पिता का होता है, लेकिन अब उसका पुत्र है। अब अचानक निगाह में आ जाता है कि अब्दुल के पिता मुस्तफा का मकान जो है वो नक्शे के अनुरूप नहीं बना है, बारजा जो है 4 फीट आगे बढ़ा है। तो नोटिस कोई पुलिस वाला थोड़ी ना देता है, नोटिस तो फिर नगर निगम या टाउन एरिया जाके देती है और टाउन एरिया कहती है कि इसको हम तोड़ेंगे और वो तोड़ दिया जाता है। तो वहां भी बुलडोजर चलने का रास्ता खुला हुआ है। अब ये अलग बात है कि जिसके नक्शे, बहुत सारे लोगों को नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बने हैं, लेकिन फिर उस घर का लड़का अपराधी भी नहीं होता है ना। तो अपराधी नहीं है तब तक नजर नहीं पड़ रही है, नजर पड़ गई तो मकान तुम्हारा अवैध निकल गया। तो ये तमाम रास्ते हैं, एक साथ क्यों? आखिर तौकीर रजा जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन जेल से जो बाहर हुआ क्या तौकीर उसका? रजा उसने रह गया जमानत है। के लिए अप्लाई भी नहीं किया क्या? नहीं, अप्लाई किया सर, अप्लाई 12 बार कर चुका है। अचानक उसको लगता है कि हम 3-4 वीडियो पे बोल दिए, पता नहीं अकल आ गई क्या हो गया, लेकिन उसके बाद से धड़ाधड़ उसने 12 बार अप्लाई कर दिया सर, और 12हों बार रिजेक्ट हो गई है, नहीं मिला। हालांकि ये सही बात है कि शुरुआत में काफी दिन तक उसने नहीं अप्लाई किया था बेल, लेकिन अब इसमें रास्ता देखिए सर क्या है कि आप तौकीर रजा अंदर है, फिजिकली अंदर है, लेकिन जो तौकीर रजा बाहर है, मतलब जब मैं ये कह रहा हूं कि जो तौकीर रजा बाहर है तो उसकी प्रॉपर्टी बाहर है, वो सीज हो रही है। अवैध नाले पे बना हुआ था उसका वो पूरा एक प्रॉपर्टी, वो बुलडोज की गई। तो एक साथ कई तरह की चीजें एक साथ आप अगर इकट्ठा कर दीजिए तो इसी कानून, इसी प्रोविजन, इसी में बस ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब मदरसों का वेरिफिकेशन बाबा जी, वो इनसे भी तो कराया जा सकता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, लेकिन नहीं, बाबा ने एटीएस में दिया। और आज से नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली इसके ब्लास्ट के बाद दिया है। तो हमें किसी समूल नाश का इंतजार अकेला कि जब 9 मन तेल होगा तब हमारी राधा जी नाचेंगी, इससे बेहतर है कि जो विकल्प हमारे पास मौजूद हैं उसको अगर कड़ाई से, और इसीलिए मैं कहता हूं कि फिर भैया इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और फिर बाबा जी जैसा कमिटमेंट भी चाहिए। फिर ये काम राजस्थान में भी होना चाहिए, ये काम मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। धामी जिस तरीके से थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, तो धामी कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये काम मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। अभी तो यही है कि जो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, जहां डबल इंजन की, आप बंगाल में अपेक्षा नहीं कर सकते, आप केरल में अपेक्षा नहीं कर सकते, आप तमिलनाडु में नहीं कर सकते, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में अपेक्षा कर सकते हैं, आप उत्तराखंड में अपेक्षा कर सकते हैं, आप अब बिहार में अपेक्षा कर सकते हैं। इस तरह के डिस्कोर्स होने चाहिए कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, और अगर आप डबल इंजन की सरकार मतदाताओं से वादा करके लेते हैं कि डबल इंजन सरकार कुछ अच्छा काम करके देगी, तो ये भी एक अच्छा काम है सर। पुलिया, सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, राशन, ये सब बहुत हो गया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, खूब करिए, लगातार करिए। लेकिन डबल इंजन की जो क्वालिटी आप गिनाते हैं, तो राजस्थान में भी दिखना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी दिखना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी दिखना चाहिए। केवल योगी आदित्यनाथ ही क्यों, क्यों हेमंता बिश्वा शर्मा ही, क्यों पुष्कर सिंह धामी ही, बाकी लोग क्या करेंगे? तो अभी जो मौजूदा प्रोविजन है, जो व्यवस्था है, उसमें सबसे बेस्ट हासिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, बाबा जी। नॉर्वे में आप अपने बच्चे को अपने साथ नहीं सुला सकते। नॉर्वे की सरकार, एक मिनट, नॉर्वे की सरकार ने नियम बनाया है और वहां पे आपका नियम नहीं चलता। नॉर्वे की सरकार ने बनाया है, वो अपने हिसाब से आपसे बच्चा पलवाएगी। यदि नॉर्वे की सरकार कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। आप बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन से वंचित नहीं कर सकते। दीनी तालीम के लिए बहुत अधिक करो तो एक वो ऐच्छिक विषय के रूप में लागू कर दो, आपको हमारी एजुकेशन देनी पड़ेगी। इस कानून के तहत आप सारे मदरसों पे बुलडोजर चला सकते हैं, उन पे परमानेंट ताला लगवा सकते हैं कि आप दीनी तालीम के नाम पे बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। और ये तो स्टेट बाबा सब्जेक्ट जी है। एक चीज अब बीजेपी पहले अपने राज्यों में करे, बीजेपी पहले अपने राज्यों में करे, बाकी वही मैं लोगों कह को रहा हूं। अपने आप फॉलो करना पड़ेगा। एक आइए चीज मैं विषयांतर संजय सर करते से हैं थोड़ा, संजय सर थोड़ा एक सा। चीज बस केवल मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जानकारी नहीं है। ये जो यूनिफॉर्म, ये जो आएगा समान नागरिक आचार संहिता, तो क्या इसमें एजुकेशन में भी समान एजुकेशन वाला है? ये मदरसा बोर्ड वगैरह नहीं, इसमें आते हैं एजुकेशन क्या? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में राइट इन्होंने टू मदरसे एजुकेशन को एग्जेम्प्ट कर रखा है ना, मदरसा एग्जाम कर रखा है जी। जी, माइनॉरिटी ये वही इंस्टीट्यूशन जानकारी नहीं थी राइट मुझे, टू मैं एग्जेम्प्ट तो बता। एजुकेशन इन्होंने में वैदिक मदरसे को पाठशाला को भी एग्जेम्प्ट कर करना। रखा है, लेकिन वैदिक पाठशालाएं हम लोग चलाते नहीं है। हाँ,
3 कैटेगरीज जो हैं आर सेक्शन 1 आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 1 में मदरसा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और वैदिक पाठशाला, ये 3 उससे एग्जेम्प्टेड हैं। तो भाई हमें वैदिक पाठशाला बनाने में मैंने तो कई बार कहा कि यार नियम ऐसे बना दो कि जो भी कम से कम, क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के, वैदिक संस्कृत पढ़ने के लिए लौकिक संस्कृत आवश्यक है। जो कोई भी 1 से 8 तक लौकिक संस्कृत पढ़ाता है उसको सबको वैदिक पाठशाला का दर्जा दे दो। तो साहब वो सर, हमारे यहाँ बाबा भाजपा सरकार ने सुना ही नहीं इस बात को। तो बाबा आप रामदेव ट्राई कर ने लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, योगी जी के कानों में डालिए ये बातें। सर, बाबा रामदेव के आचार्य कुलम में वैदिक शिक्षा है और साथ में सीबीएसई का पूरा करिकुलम भी चलता है। उनके यहाँ सुबह 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक संस्कृत बोलना अनिवार्य है। और सुबह योगी 9 जी के बजे अपने से लेकर शाम 9 से 4 अरे आप हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। शाम को 4 बजे के बाद फिर संस्कृत बोलना अनिवार्य है। पूरा का पूरा वैदिक करिकुलम पढ़ाया जाता है विद सीबीएसई के पूरे सिलेबस। तो ये तो क्यों नहीं फॉलो होता? मंदिर जो है, ये तो मंदिर जो गोरखनाथ मंदिर है योगी आदित्यनाथ जी का, उसका एक शिक्षण ऑर्गेनाइजेशन है, प्रताप शिक्षण संस्थान। बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं और बनवासी कॉलेजेस चलते हैं यहाँ। मैंने देखा है गोरखपुर में भी बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती है कि नहीं। मैं प्रयास करूंगा इकट्ठा करके तो जानकारी इकट्ठा करूँ। जी अच्छा, अब हम विषयांतर करते हैं, विषयांतर करते हैं। ये इस पे सर। बहुत चर्चा हो गई, इस विषय पे बहुत चर्चा हो गई। अब चलते हैं हम सीधा बंगाल, क्योंकि जो बंगाल में हो रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे समझाएं कि भाई ऐसा कैसे है कि इतने सारे लोग भागे जा रहे हैं, कहीं फालतू की हवा तो नहीं बनाई जा रही है? जी बाबा जी। सर, सबसे पहली बात, वहां की लोकल मेरी एक मित्र हैं जो कि मुर्शिदाबाद में रहती हैं। उनसे आज मेरी सुबह बात हो रही थी। वो बता रही थी कि लोकल, और उसमें बंगाली लोकल मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। ये मोहल्लों में घूम घूम के बोल रहे हैं कि ये जैसे ही एसआईआर खत्म होगा और तुम सबको उठा के कैंप्स में डाल दिया जाएगा। ये डिटेंशन कैंप इसमें में। हाँ, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और वहां से डिपोर्ट हो गए और बहुत बुरा हाल है। डिटेंशन कैंप में मच्छर लड़ेगा और खाने तक को नहीं मिलेगा। सर अच्छा, इसको शायद बीजेपी के वर्कर्स भी चला रहे होंगे, पर बंगाली लोकल बहुत चला रहा है। इस भया दोहन किया जा रहा है, उससे डर के लोग भाग रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर, भाग जरूरी नहीं है कि जहां रहते थे वहां से भी डिसलोकेट हो रहे हैं, यहां से उठ के कहीं और चले गए। ये जरूरी नहीं कि बांग्लादेश ही भाग जाए, बंगाल में ही इधर उधर छुप के रह रहे हैं। परंतु एक चीज है, हो सकता है ना भागें, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वोट नहीं दे पाएंगे। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरा वोटर, जो मेरे लिए फर्जी वोटिंग भी करता था और असली वोटिंग भी करता था, क्योंकि इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम घुसा रखे थे, वो कट गया है और फर्जी वोटिंग का बहुत सारा स्कोप खत्म हो गया। जी जी अवनीश जी। सर देखिए, ये बात हकीकत है कि वहां पर भाग रहे हैं और बंगाल से निकल रहे हैं। बंगाल से निकलने के बाद असम में काफी प्रेशर आ गया। गुवाहाटी का जो प्लेटफॉर्म है वो बुरी तरह से भरा हुआ है भागने के लिए। और अफवाह वहां पर, अब इसको मतलब अफवाहें कई बार अच्छी भी होती हैं। तो अफवाह शुरू में यही फैली कि एसआईआर का मतलब, इसीलिए मैं इसको कई बार कहता हूं कि एनआरसी ही है। तो ये नीचे तक पहुंच गया कि ये अपने सिटीजन्स की लिस्ट बना रहे हैं और हम लोग पकड़ा जाएगा, हम लोग पकड़ा जाएगा तो डिटेंशन कैंप जाएगा, इसलिए भागना शुरू किए हैं शुरुआत में। उसके बाद एक चीज और भी है, ये जो अभी बाबा जी ने कहा कि बंगाल के मुस्लिम्स वो भी नहीं चाह रहे हैं कि अब ये बहुत ज्यादा रहे यहाँ पर, तो उनका भी इंटरेस्ट इसमें है कि वो निकल जाए। अब ममता बनर्जी क्यों परेशान है? हकीकत ये है कि ये जितने भी भाग रहे हैं इनमें से
60-70% ऐसे हैं जिनका कि वोटर लिस्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उनका नाम ही नहीं था। दूसरा, वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। याद है बाबा जी, आपने उस दिन मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई एसआईआर में ये पकड़े जाएंगे तो ये एसआईआर से काहे भाग रहे हैं, ये चुपचाप कहीं दाएं बाएं हो के छुप के अपना ठेलिया चलाएं, पान का वो अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करें, नहीं जाए, कोई पकड़ के बीएलओ थोड़ी नहीं कहेगा इधर आओ। दरअसल इनको ये पता लग गया है कि हमको अब यहाँ हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे और हमको पकड़ लिया जाएगा। एक ये माहौल तो बन गया है। लेकिन उसी के साथ साथ ममता बनर्जी काहे डर रही? 60-70% सर इनमें से किसी का नाम नहीं है एंड दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि हम यहाँ के जो है मतदाता बन जाए, इनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ये टीएमसी के और ममता बनर्जी के एसेट थे और एसेट हैं, जिनको कि ममता बनर्जी लूज करने जा रही हैं, उससे उनको नुकसान क्या होगा? सर बंगाल में वोट जैसे पड़ता है, मतदान जैसे होता है, टीएमसी का गुंडा आता है सुबह 6 बजे 5 बजे पोलिंग बूथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर चुपचाप आबादी के बाहर 4 कुर्सी लगा के टीएमसी गुंडे बैठ जाते हैं। उनको ये पता है, घर घर पता है। और बंगाल के बारे में जो कोई भी अगर थोड़ा सा नजदीकी से जानेगा, सर बंगाल में मोहल्ले मोहल्ले जितनी कीर्तन सभाएं बाकी जगह नहीं होती होंगी, उतने वहां पर पार्टी ऑफिसेज होते हैं। आप ये बताइए, कमल ऑफिस, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसका नाम है कमल ऑफिस, एक कमरा ऊपर बना हुआ है कमल ऑफिस। इसी तरीके से वहां पर हंसिया हथौड़ा ऑफिस, इसी तरह पंजा ऑफिस जब हुआ करता था, इसी तरह वहां पर वो टीएमसी ऑफिस, ऐसे ऐसे हर मोहल्ले में है और लोग वहां पर निरंतर सक्रिय रहते हैं। एसआईआर हो रहा है, आप बंगाल में कहीं भी चले जाइए किसी भी जगह और पूछ लीजिए किसी मोहल्ले में कि यार वो एसआईआर का पर्चा कहाँ मिलेगा, वो तुरंत बताएगा। वो बीजेपी का कमरा में जाओ, वो टीएमसी के कमरा में जाओ, बीएलओ तो कहीं चौथे 5वें नंबर पर बीएलओ का आपको पता दिया जाएगा या उसके बारे में बताया जाएगा। अब वहां पर क्या होता है कि उनको इतना तक पता है कि कौन सा वोट हमारा है, कौन सा मत हमारा नहीं है, कौन से ये हमारे वोटर हैं, कौन से हमारे वोटर नहीं है। वो सीधे कहते हैं अवनीश बेन शर्मा तुमको वोट डालने जाने की जरूरत नहीं है, टीएमसी का गुंडा वहीं बैठा रहता है। अवनीश बेन शर्मा की हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर से निकल के और पोलिंग बूथ तक चले जाएं। लेकिन अवनीश बेन शर्मा की पर्ची वो उसके पास रहती है और अवनीश का वोट भी पड़ता है, वोट हमारा कास्ट भी होता है। कैसे वहां काम आते हैं ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, इनके हाथ में, किसी अब्दुल के हाथ में वो पर्ची पकड़ाते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई साहब वहां बीएसएफ होती है, वहां सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, तो मतदान के 100 मीटर के दाम, उनका काम ये नहीं पहचान करना है, उनको सुरक्षा देखनी है। वो फर्जी वोटर है कि जेन्युइन वोटर है, ये उनका काम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम वहां के पोलिंग अफसर फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, प्रिजाइडिंग अफसर का है और जो वहां पर मतदान अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कोई टीचर, कोई क्लास 3 का कर्मचारी, वो पोलिंग अफसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रिजाइडिंग अफसर बेचारा, उसको उसी स्टेट में काम करना है। तो अब्दुल अवनीश की पर्ची लेके अंदर गया, औकात नहीं है वोटर उसके पोलिंग अफसर फर्स्ट की, वो जान रहा है और चुपचाप उसने पर्ची दी, आगे किया, दस्तखत कराया, उसके बाद ईवीएम एक्टिवेट करता है प्रिजाइडिंग और वोट डाल के चला आता है। नहीं, नहीं, अब जिस अवनीश को ये रोक देंगे टीएमसी वाले, एक सेकेंड, अब जिस अवनीश को ये रोक देते थे तो उसकी जगह वाला अब्दुल अब इनके पास नहीं है, वो भाग रहा है। ममता बनर्जी की चिंता ये है, वो हमारा वोट रोकने के बाद कास्ट नहीं करा पाएगी और इससे हिम्मत हौसला टूटेगा। हिम्मत हौसला टूटने से एक रिएक्शन ये आएगा कि बंगाल में जो दबा हुआ वोटर है, जो डरा हुआ वोटर है, वो अगर उसकी हिम्मत खुल गई और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद एकदम यलगार सा कर दिया है बंगाल के लिए, तो उससे अगर एक बार भय खत्म हुआ और ये निडर हुआ वोटर, तो फिर ममता बनर्जी का ये आखिरी चुनाव है, ये निश्चित तौर पर हो जाने वाला है। बस ये बिल्कुल T20 टाइप का मैच है सर, और अभी तक जो माहौल है वो ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार जा रहा है। इसलिए कि एसआईआर में जो उनके एसेट हैं, जो भीड़ है, जो हमको डरा के, हमको अपने घर में बंद करके ममता के लिए वोट कर लेता था हमारी पर्चियों पर, वो भाग रहा है। बाकी जो उनका अब्दुल है, लिस्ट में है, वो एसआईआर में कट जाएगा। मान लीजिए वो 20% है, मैं कह रहा हूं, वो हद से हद। ये आपने बिहार में भी देखा है, बिहार में कितने ऐसे हैं जो कटे हैं, अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी।
वो नहीं कटे हैं, बहुत इक्का दुक्का होंगे कटे होंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं आई है। ज्यादातर जो नाम कटे हैं वो लोग जो विस्थापित हो गए थे उनके नाम कटे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके नाम कटे हैं। बंगाल में भी यही होगा, लेकिन उसके बाद ये भीड़ उस काम नहीं आएगी। और अगर कहीं डर अवनीश जैसे लोगों का खत्म हुआ तो ममता जानती है कि फिर वो गुंडे किसी काम नहीं आएंगे, और पब्लिक, और एक्चुअल पब्लिक अगर मतदान केंद्रों तक पहुंच गई, जिसके की चांस एसआईआर के बाद अब दिखाई दे रहा है, तो फिर ममता बनर्जी का खेल खत्म। जी बाबा जी, सॉरी। मैं टीएमसी का सर एक मोडस ऑपरेंडी और होता है कि अगर वोटर लिस्ट वो 4 या 5 या 8 प्रत्याशी हैं, तो वो जितने बाकी प्रत्याशी होते हैं उनका जो पोलिंग एजेंट होता है ना, वो भी टीएमसी तो का एक ही गुंडा ही होता होता है। टीएमसी का ही होता तो है। हाँ, टीएमसी का ही होता है। तो पता लगा टीएमसी के 8 एजेंट्स जो है वो पोलिंग एजेंट बूथ में होते कब्जा हैं, किए हुए प्रिजाइडिंग। हैं। हाँ, और पूरा पोलिंग स्टाफ जो है वो भय से थर थर कांप रहा होता है। हाँ, और बाकी आप बाहर सीआईएसएफ नहीं, मिलिट्री खड़ा कर दीजिए, तो उनका काम ये थोड़ी ना कि वो पहचाने कि कौन है कौन नहीं है। उनका काम तो मतदान से पीसफुली चलता रहे, वहां कोई जी, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना पैदा हो, बस। तो ये अगर भ्रम और भय टूटा जी। तो ममता बनर्जी इस बाढ़ में बह जाने वाली है। और उसके चांस अब तक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल में। फर्जी पोलिंग नहीं करा पाएंगी, उतनी नहीं करा पाएंगी जितनी पहले करा लेती थी। और गुंडई नहीं करा पाएंगी, अवनीश जैसे हाँ, वोटर्स को घर में कैद नहीं करा पाएंगी, उसके बाद मार नहीं करा पाएंगी। 6 बजे के बाद पता चला कि नंगा करके जो मार होती थी, पिटाई होती थी, टीएमसी के गुंडे दूसरे वोटर्स का करते थे, एनडीए और बीजेपी वालों का, वो नहीं करा पाएंगी। भय अगर खत्म हुआ तो बंगाल भरा बैठा है सर। बस मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये 2020 टाइप का है, प्रेशर गेम है, और अभी तक प्रेशर ममता बनर्जी के ऊपर बना हुआ है। जी। ये बात आपकी इसमें दम है, निश्चित रूप से इसमें दम है। और इसीलिए ममता दीदी जो है इतनी परेशान हो रही हैं, बार-बार चिट्ठी लिख रही हैं और लोगों के सुसाइड करवा रही हैं। अरे अब उनको चिंता हो गई है बीएलओ की, कि बीएलओ का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसके ऊपर बहुत काम है। गजब, मतलब ममता ममता दीदी के अंदर एकदम ममता भर गई है, बहुत बुरी तरह। और एक ये भी मैंने बनारस के 2-3 बीएलओ से आज बात की, जो कि हुँ, सरकारी कर्मचारी हैं, ज्यादातर तो मास्टर जी लोग हैं। उन्होंने कहा "हाँ, काम है।" मैंने पूछा कितना काम है? बोले सुबह 8 बजे लग जाते हैं, रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। मैंने कहा इतना काम तो आम जनता रोज करती है यार। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक लेकिन का काम तो हर दुनिया का हर आदमी करता है। तुम लोग नया क्या कर रहे हो? लेकिन बाबा जी एक चीज बताएं आपको, उत्साह है, प्रेशर है। देखिए किसी को काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन सर एक माहौल उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मैं बता दूं। उत्साह है, लोगों में उत्साह है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बीएलओज हैं, उनमें उत्साह है। और एक सकारात्मक ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इसका पूरा श्रेय बिहार को दिया जाना चाहिए। एक मॉरल बूस्टिंग हुई है एसआईआर को एक बात लेके कि बताऊँ नहीं, आपको, हमारी बिहार वोटर में लिस्ट जो अब है सही ना, है। बिहार में पोस्टल वोट्स में एनडीए पीछे रही है। वो सर सरकारी कर्मचारी जी लोग थोड़ा नाराज रहते हैं। यहाँ तो यूपी में भी उत्तर बहुत खुश नहीं है सर। उत्तर प्रदेश में जबर भी हाँ। सरकारी कर्मचारी तो सर रहते हैं, बाबा जी से बहुत प्रसन्न थोड़ी अच्छा, ना, आप इनका बस चलते चले तो ये चलते बिजली चलते उड़ाते जरा जाएं। ये देख लें साहब कि ये जो बिहार में हमारे जितने हैं जो कांग्रेस स्टाइल वाले जो यूट्यूबर्स थे, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सर पैसा रुपया नहीं मिला है, क्या करेंगे सर। अभी एक गैंगवार चल रही है, लल्लन टॉप। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता था, ये कंटाप जो प्लेटफॉर्म है उससे निकल के जो 4-5 तैयार हुए हैं यूट्यूबर, उन्हीं में से आप सोचिए 6,000 रुपये मार लिया है अपने ही साथी का। वो 6,000 रुपये के लिए 6000 ट्विटर पर जंग चल रही। अरे सर ट्विटर पर जंग चल रही है 48 घंटे से। मैं आपको मैं आपको मेंशन करके अभी थोड़ी देर में रिट्वीट करता हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं तो ये तो बड़ी भारी बात है। नहीं तो मैं तो देख रहा था कि आप राजदीप सरदेसाई भी उनके यूट्यूबर्स से कह रहे हैं कि साहब कि ये जानबूझ के जो है झूठे आंकड़े दे रहे थे जिससे कि इनकी रीच बढ़ जाए। अब अगर राजदीप जो है वो छोड़ दे इनका साथ, तब तो फिर बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हो गई। क्यों बाबा जी? सर पर एक बात बताऊंगा, हम जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, हम लोग का जो खेमा है, सीखना चाहिए सर। हम लोग कभी भी इनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे।
सर 13 तारीख तक ये नहीं, सब झूठ बोलने में तो कभी नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्की बात है। इतने थेथर नहीं हो सकते सर, नहीं हो पाएंगे, सर, सही हम बात लोग है, सर इतने आगे थेथर सुनिए, नहीं हो पाएंगे। 1 मिनट, 13 तारीख तक ये लोग जिता रहे थे कांग्रेस को और उसको, उसके बाद 14 तारीख को बोला बस बस नीतीश अब गए कि तब गए, वो दिल्ली में सरकार गिरने वाली हो गई है बात, उधर तेलुगु देशम भी हो गई है, इनसे भी नीतीश जा रहे हैं, नीतीश सीएम बन रहे हैं, तुरंत चलाने लग गए कि कैसे तेजस्वी के 25 हो जाएंगे, उनके इतना हो जाएंगे, नीतीश बाबू जो है तेजस्वी डिप्टी सीएम बनाएंगे। उसके बाद जो उधर खत्म हुआ, वो शपथ ग्रहण हुआ, तो अब नया चला दिए कि 272 लोग जो है चिट्ठी कैसे लिख दिए, तो सब खुद है दागी हैं, दागी चरित्र के लोग हैं, और मैं भी सर हूँ उसमें। आपको मालूम है कि नहीं, राहुल 272 में के भी हूँ। खिलाफ चिट्ठी लिखना अरे ब्लास्फेमी बाबा जी, कानून, अरे बाबा जी ब्लास्फेमी बधाई कानून दे बन दे, गया है। बाबा जी बधाई दे दीजिए, संजय सर भी 272 में है। अच्छा, टर्की, ये सब टर्की है, टर्की बुड्ढे। और सर बोल एक कौन रहा है? बार भी नहीं बोला कि तुम सब ये जो स्पष्ट बहुमत ला रहे थे, कल तक झूठे आंकड़े दे रहे थे, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, नया एजेंडा तुरंत चालू। अरे बाबा जी, एक पवन एक खेड़ा एक अच्छा, बोल सज्जन रहा है, है, पवन खेड़ा हेडलाइंस बोल देख रहा है। लीजिए कि बिहार का चुनाव कैंसिल होगा क्योंकि 10,000 की रिश्वत जो है वो पकड़ ली है और सुप्रीम कोर्ट बिहार का चुनाव कैंसिल कर देगा। बाबा जी आपको पता नहीं नाम पता हो, एक पुष्पेंद्र यादव हैं, खाली यादव हटा के पुष्पेंद्र लिख के टहलते हैं एक्स पे, हैं, बहुत पुराने लाल चड्डी वाले हैं। वो बंदा पिछले 24 घंटे से खटाखट हर 2 घंटे पे फलाने सीट पर 272 वोट से बीजेपी ने आरजेडी को हराया है, एनडीए ने, और वहां पर इतने पोस्टल बैलेट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए, और इसलिए ये सीट कम से कम 15-18 सीट। तो मैंने देखा कि ये राष्ट्रवादी नौजवान जो युवक हैं वो भी अच्छा मजा लेना सीख गए हैं। नीचे लिखा, लोग लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, कितना हो गया बड़ो, 15 सीट, अच्छा ठीक है, चलो 25 में 15 और जोड़ते थे, ले जाओ 40, अब खुश जाओ। लेकिन सरकार तो फिर भी एनडीए की बनी है। तो इनके पास सर इतने कुतर्क हैं, और एक यूपी में सर एक प्लेटफॉर्म है 8 PM टाइप है, एक बात वो बताऊं पता आपको, नहीं एक बात बताऊं, जी। ये जो बकवास कर रहे हैं ना, ये इन लोगों ने हल्ला गुल्ला करके फिर से वो रूल रिस्टोर करवा लिया कि जब तक कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ना हो जाए तब तक ईवीएम की काउंटिंग ना शुरू हो। तो शुरू ना ये हो, रूल जो हाँ, है वो इस बार बिहार में फॉलो किया गया। फॉलो हुआ इससे जी। इससे काउंटिंग में डिले होता है। तो बीच में ईसीआई ने इसको कहा था नहीं साथ-साथ होने दो। लेकिन ये हल्ला करके कि नहीं साहब, वो पोस्टल बैलेट में गड़बड़ कर ली जाती है बाद में, इसलिए पोस्टल बैलेट पहले होना चाहिए, वो कर करा के, तो फिर जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो गई, रिजेक्शन और जो जो कुछ होता है वो पहले हो गया, तो भाई तो सेटिंग बाद में कैसे हुई? सेटिंग बाद में कैसे होगी? सर कह रहे हैं इतने ही तो करवाया एक, और खुद ही जो है वो हल्ला कर रहे हैं। सर बुद्धि से और इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये रिश्तेदारी इनकी जो है किसी और चीज से है। अच्छा एक चीज और सर, ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बड़के वाले नेता से लेके इनके छोटके वाले प्रवक्ता तक, ये लोग ट्विटर पे कितने लाइक आते हैं आप बताइए। सुप्रिया सिंह ने कहती है प्रधानमंत्री जी के वीडियो पर इतने व्यूज हैं, हमारे वीडियोस पे इतने व्यूज हैं। दरअसल ये उसी को वोट मानते हैं सब। तो इसलिए इनके कंटेंट क्रिएटर्स भी क्या करें, वो भी कहते हैं कि देखिए भैया हमारे इस वाले थंबनेल के फलाने वीडियो पर 10 लाख व्यूज आ गए, तो वो कहते हैं बस बस 10 लाख वोट आपको इसने दिलवा दिया क्रिएटर ने, तो इसलिए वो तेतराई करते हैं, करें भी तो क्या, वो उसी में, भाई उनका नेता उसी में मस्त है, तो वो अपने नेता के हिसाब से काम करेंगे और पैसा लेते हैं, बयाना लेते हैं। और लोग मतलब बजट का तो यह हाल है कि 6,000 रुपए के लिए गैंगवार चल रही है। चलिए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय प्रणाम, जय जय श्री राम।